कड़वा करेला, अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और मैं बीटी में कार्य करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम पाइथन पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में पाइथन के डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स को समझा और जाना। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऑपरेटर्स, इफ एल्स कंडीशन और लूप स्टेटमेंट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑपरेटर से। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो दो वेरिएबल्स या वैल्यूज में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। हम बात करेंगे तीन तरह के ऑपरेटर्स की: अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दूसरी टाइप है कंपैरिजन ऑपरेटर, जो दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनका रिजल्ट, कंपैरिजन का जो रिजल्ट होता है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ट्रू का मतलब हाँ ये सही है, फॉल्स का मतलब ये गलत है, इसका आंसर। तीसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम पहले भी जब हमने डिस्कस किए वेरिएबल्स तब हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये किस लिए यूज होता है? ये राइट साइड की एक्सप्रेशन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल डिफाइन है उसमें इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब पहले ट्राई करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये है पाइथन कंसोल। तो अगर हमने ये पहले भी देखा, अगर हमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करनी है तो हम कैसे करते हैं? हम या तो वैल्यूज़ को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं एडिशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने 2 + 3 एंटर किया और हमें रिजल्ट मिल गया है 5, जहाँ पर 2 और 3 ऑपरेंड है और प्लस का जो साइन है वो ऑपरेटर है। सिमिलरली 3 × अगर आप 5 करते हैं और आपको इसका रिजल्ट मिलता है 15, तो यहाँ पर 3 और 5 ऑपरेंड है और मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। डिवीजन 16 / 2 8। अगेन यहाँ पर 16 और 2 ऑपरेंड है और डिवीजन ऑपरेटर है। और इसी तरीके से अगर हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 - 2 = 3। यहाँ पर 5 और 2 ऑपरेंड है और ये माइनस का जो सिंबल है ये ऑपरेटर है। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है हालांकि, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है ताकि आप ये समझ पाएँ ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। अब ये हमने डायरेक्ट वैल्यू में ऑपरेशन किया। हम अगर चाहें तो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर डिफाइन करते हैं a = 5, b = 10 और हम ऑपरेशन करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन का, a × b, तो रिजल्ट आ गया 50। इस कैलकुलेशन में डिफरेंस ये है कि हमने वैल्यू स्टोर करके रख ली है और जो हमने पहले ऑपरेशन किया उसमें वैल्यू स्टोर नहीं थी। तो अगर हम कभी भी चाहें, अगर हम ये देखना चाहें a में वैल्यू क्या स्टोर है, तो हम a की वैल्यू को कभी भी फेच करके देख सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं किसी भी ऑपरेशन में। राइट, नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। अब हम ट्राई करते हैं डबल इक्वल साइन ऑपरेटर को।
ये किस लिए यूज होता है? कंपैरिजन के लिए। दो वैल्यूज को अगर हमें कंपेयर करना हो, ये देखना हो कि क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है। डबल इक्वल साइन का मतलब ये है, ये चेक करना क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। तो अगर हम फिर से एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। अब ये ऑपरेशन हमें करना है अगर a और b ऑपरेंड पे, तो कैसे होगा? a डबल इक्वल b। अगर इसका रिजल्ट सही है, यानी कि अगर a और b की वैल्यू इक्वल है, बराबर है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, और अगर नहीं तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा इस केस में? सही जवाब, इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि a 5 है और b की वैल्यू 10 है, जो कि इक्वल नहीं है। अगर ये हमने ऐसे किया होता कि a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5, यानी कि a के अंदर भी वैल्यू 5 है और b में भी 5 है, और फिर हम इनको कंपेयर अगर करते तो क्या रिजल्ट आता? बताइए। फिर रिजल्ट आता ट्रू, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम है। सेकंड ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू। जो ये सिंबल होता है इसे हम कहते हैं नॉट। इस वाले सिंबल को हम नॉट इक्वल टू कहते हैं। ठीक है, अब इसे ट्राई करते हैं। अगर हम फिर से a में वैल्यू डालते हैं 10 और b में डालते हैं 20, और अब हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कौन सा ऑपरेटर? नॉट इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे? a नॉट इक्वल टू b। तो इसका रिजल्ट बताइए क्या आएगा? इसका रिजल्ट है ट्रू, क्योंकि a b के बराबर नहीं है। a में वैल्यू 10 है और b में 20 है, तो ये वैल्यू बराबर नहीं है। इसीलिए हमने जो बोला a इज नॉट इक्वल टू b, तो इसमें बोला सही जवाब। तीसरा है लेस देन इक्वल टू। कौन सा ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम? इस ऑपरेटर की बात। लेस देन इक्वल टू। अब a में वैल्यू है 10 और b में है 20। इसका मतलब क्या है? अगर a b से या तो कम है और या बराबर है, तो इसका उत्तर आना चाहिए ट्रू। देखते हैं क्या आता है। a लेस देन इक्वल टू b। a में 10 है और b में 20 है। a b से कम है, लेस है, तो इसका उत्तर आना चाहिए ट्रू। राइट? अगर आप इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा करेंगे, b इज लेस देन इक्वल टू a, तो क्या आएगा? बताइए। फॉल्स, सही जवाब, क्योंकि b लेस नहीं है a से। b में वैल्यू है 20 और a में है 10। राइट? फिर है इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम ग्रेटर देन इक्वल टू को ट्राई करते हैं। a और b पर ही ऑपरेशन करते हैं। a में वैल्यू 10 है और b में है 20। a is greater than equal to b। इसका रिजल्ट क्या आएगा? a में वैल्यू 10 है और b में है 20। a में वैल्यू छोटी है, करेक्ट? तो ये b से बड़ी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। a में कोई और वैल्यू डालें, a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 100, और चेक करें a ग्रेटर देन b। a में 50 है, b में 100 है, a b से बड़ा नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स, यानी कि गलत जवाब। अगर आप इसका उल्टा करते हैं, यानी कि b ग्रेटर देन a। b में क्या है? वैल्यू 100, a में क्या है? 50। तो क्या आएगा रिजल्ट इसका? b a से बड़ा है, तो इसका रिजल्ट आएगा सही, ट्रू। देखा आपने? और थर्ड है
असाइनमेंट ऑपरेटर, वो तो हम अभी तक यूज़ करते ही आ रहे हैं और इसे तो आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें हम राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन जो हम देते हैं उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में असाइन हो जाती है। जैसे अभी तक हमने किया a इज इक्वल टू 10, तो ये 10 है जो वैल्यू या 10 है जो ये वैल्यू, ये a वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। तो इक्वल टू जो सिंगल इक्वल टू साइन होता है ये होता है यूज असाइनमेंट के लिए, यानी कि उसके वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए। और जो डबल इक्वल टू होता है वो होता है कंपैरिजन के लिए, ये चेक करने के लिए क्या ये इसके वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली इक्विवेलेंट है, आपस में बराबर हैं। तो ये थे ऑपरेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है लूप्स इन पाइथन। लूप क्या होता है? लूप होता है कोई काम बार बार करना, रिपीटिशन में करना। जैसे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हमें एक कोड बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, बार बार उसे रन कराना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक सिचुएशन, तो हम उस केस में लूप्स का प्रयोग करते हैं। पाइथन में लूप्स दो तरह की होती है, व्हाइल लूप और फॉर लूप। अब इसके सिंटैक्स पे बात करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप ये रिलेट कर सकें कि लूप क्या होती है। व्हाइल लूप है जैसे अगर कोई आपको कहे कि ग्लास में पानी डालो जब तक कि ये भर ना जाए, तो वो होती है व्हाइल लूप कि आपके पास एक कंडीशन दी गई है, जब तक कि ग्लास भर ना जाए उसमें पानी डालो। दूसरी कंडीशन है वो होती है फॉर लूप। उसमें आपको कोई अगर कहे कि ग्लास में आप 10 बूंदें पानी डालें, तो हमें पता है, हमें बोला गया है कि हमें 10 बूंद डालनी है, वो नंबर डिफाइन है, तो हम 1 से लेकर 10 तक बार बार उस ग्लास में बूंदें डालेंगे। तो ये हो गया फॉर लूप। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इसका सिंटैक्स। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले i एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली 1। अब while एक कीवर्ड है, तो इंटरप्रेटर को जैसे हम while लिखते हैं समझ आ जाता है कि हम while लूप का प्रयोग करने वाले हैं। और इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं हम, while। अब हमने जो भी कंडीशन लिखनी हो उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पर हमें कंडीशन लिखनी थी i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये तब तक चलेगा जब तक कि i 10 से कम है या फिर उसके बराबर है। उसके बाद हम लिखते हैं कॉलन, ये इसका सिंटैक्स है। फिर हमें क्या करना है, वो कंडीशन यहाँ, वो स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे, हमें इसे प्रिंट करवाना है। प्रिंट एक पाइथन में फंक्शन होता है। प्रिंट और ब्रैकेट में i की जो वैल्यू है वो इसे प्रिंट करेगा। और फिर हम i में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। क्यों? अगर हमने i के अंदर 1 नहीं जोड़ा तो i हमेशा ही 1 रहेगा, i में वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और वो कभी लूप खत्म ही नहीं होगी, और उसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप, यानी कि जो कभी खत्म ना हो। और आपका प्रोग्राम वो वैसे नहीं चलेगा जैसे आप चाहते हैं। इस केस में आप क्या चाहते हैं कि ये तब तक चले जब तक कि i लेस देन है और इक्वल टू है 10, यानी कि ये 10 बार ही चले। लेकिन क्योंकि आप अगर i को इंक्रीज नहीं करेंगे बाय 1 तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और आपका प्रोग्राम कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है लूप्स के केस में कि आप कभी भी इनफाइनाइट लूप में एंटर ना करें। अब इसे अगर हम प्रैक्टिकली करके देखें, i इज इक्वल टू 1 while, अब हमें यहाँ पे कंडीशन देनी और हमने कंडीशन क्या रखी थी, i इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, i इज लेस देन इक्वल टू 10 और उसके बाद कॉलन, ये इसका सिंटैक्स है। एंटर। अब आपको टैब दबाना है, क्योंकि अगर आप टैब नहीं दबाएंगे तो वो स्टेटमेंट while से लूप के अंदर कंसिडर नहीं होगी। इसे हम बोलते हैं इंडेंटेशन। जो कंटेंट, जो कोड हमें इस while लूप में लिखना है वो हमें
इंडेंट करके लिखना होगा। और हमें क्या लिखना था, हमें प्रिंट करवाना था आई को। आई ब्रैकेट में प्रिंट एक फंक्शन है जैसे मैंने आपको बताया, प्रिंट आई। और उसके बाद क्या करना था, कर्सर आगे चला गया है, फिर से हमें टैब की दबानी है ताकि कर्सर प्रिंट के बराबर में आ जाए, उसके पैरेलल आ जाए। अब हमें क्या करना है, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 ताकि ये इनफाइनाइट लूप में ना जाए। अब आप क्या करेंगे, इससे क्या हुआ, i के अंदर जो वैल्यू थी 1 थी पहले केस में, ये कैसे इंटरप्रेट करेगा इंटरप्रेटर, i की वैल्यू लेगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी कि 2, और उसको किस में स्टोर कर देगा, i में। तो i की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये फिर से वाइल लूप में जाएगा, देखिएगा 2 क्या ये लेस है 10 से, 10 से, हाँ, उसे प्रिंट करेगा और फिर उसे फिर से बढ़ा देगा। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, फिर ऊपर जाएगा 3 10 से कम है, प्रिंट करेगा, फिर स्टेटमेंट पे आएगा 3 प्लस 1 4। इसी तरीके से करते करते यहाँ पर हो जाएगा i 10, और जब i इज इक्वल टू 10, i लेस देन तो नहीं है 10 क्योंकि अब i में भी 10 है, लेकिन इक्वल टू है तो वो प्रिंट करेगा। उसके बाद जब हम 10 आएगा, यहाँ पर i के अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, i ऊपर जाएगी ये स्टेटमेंट फिर से वाइल, और i में है 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नहीं, ना तो ये लेस देन है और ना ही इक्वल है 10 के, तो क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा और इसीलिए ये आपका प्रोग्राम चलेगा 10 बार। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, एंटर, देखा आपने, तो वाइल लूप ऐसे चलती है। अब हम बात करेंगे फोर लूप की। फोर लूप में हमारे पास एक डिफाइंड रेंज होती है, हमें पता होता है कि हमें इतनी बार लूप चलानी है। इस केस में क्या है, यहाँ पर सिंटेक्स देखिए, फॉर आई इन रेंज, ये फोर लूप का सिंटेक्स है। हमें रेंज बतानी होती है। रेंज क्या है, हम यहाँ कहने वाले हैं कि रेंज है 0 से लेकर 5 तक। ये तब तक प्रिंट करे आई को जब तक कि ये इस रेंज में है, 0 से लेकर 5 तक। तो चलो ट्राई करके देखते हैं कि ये कितनी बार चलता है। फॉर आई इन रेंज 0, 5 और उसके बाद कॉलन। इस सिंटेक्स का ध्यान रखिए वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। एंटर, फिर से टैब की दबाइए क्योंकि हमें इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। अब हम करेंगे प्रिंट, हमने प्रिंट करना है आई, तो आई को प्रिंट किया ब्रैकेट में, एंटर और फिर से एंटर। ये देखिए चलेगी लूप 5 बार, 0 1 2 3 4। तो ये होती है फोर लूप और वाइल लूप। तो लास्ट है इफ एल्स कंडीशन। ये कब यूज की जाती है, यह उस केस में यूज की जाती है जब हमें इंटरप्रेटर को कंडीशन, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर इंस्ट्रक्शन देनी हो कि यदि ऐसी सिचुएशन है तो ए कार्य करे, और अगर उसके उलट सिचुएशन है तो बी कार्य करे, और अगर उन दोनों में से भी कोई सिचुएशन नहीं है तो सी कार्य करे। जैसे आपको बाजार में सब्जी लेने के लिए भेजा जाता है और आपको कहा जाता है 1 किलो गोभी लेके आओ, और अगर गोभी ना मिले तो भिंडी लेके आओ, और अगर कोई भी सब्जी ना मिले तो 1 किलो मूंग की दाल ले आना। तो इसे कहते हैं इफ एल्स कंडीशन। चलिए अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कब यूज होती है और कौन सी सिचुएशन में कौन सी कंडीशन कैसे प्रयोग में लाई जाती है। इफ एल्स स्टेटमेंट ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जब हमें किसी कंडीशन के बेस पर कोई एक्शन लेना हो या डिसीजन लेना हो। इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला है सिंपल इफ कंडीशन, तो इसे समझते हैं। हमने एग्जाम्पल 1 में क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया i और उसके अंदर हमने वैल्यू डाली 10, फिर हमने इफ कंडीशन लगाई। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं,
हम यह चेक करना चाहते हैं कि अगर i के अंदर वैल्यू 10 है तो प्रिंट करें i इज इक्वल टू 10, बस इतना ही। इसके अलावा हम और कोई कंडीशन नहीं देना चाहते। तो यह है सिंपल इफ कंडीशन। इसे ट्राई करते हैं कंसोल पर। सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे i इज इक्वल टू 10। अब इफ कंडीशन का सिंटैक्स, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमने कंडीशन क्या लगाई है, i इज इक्वल टू 10। हमें ये चेक करना है कि अगर i में 10 वैल्यू है तो कुछ कार्य करे, और हम यहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं, उससे प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल पर। तो हमने लिखा i इक्वल टू, डबल इक्वल साइन होगा जो कि कंपैरिजन के लिए होता है। अगर आपने यहाँ पर सिंगल इक्वल साइन यूज किया होता तो इंटरप्रेटर इसे क्या कंसिडर करता, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि वो i के अंदर 10 वैल्यू डालने की कोशिश करता। ब्रैकेट बंद, कॉलन, एंटर। अब हमें इंडेंटेशन करना है, हमें एक ब्लॉक बनाना है जो कि जो कंडीशन, जो भी स्टेटमेंट अब हम लिखेंगे वो इफ ब्लॉक का पार्ट होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडेंट करते हैं, टैब प्रेस करेंगे। तो जिसका मतलब ये है जो भी स्टेटमेंट अब हम लिखने वाले हैं वो सारी इफ ब्लॉक का पार्ट है। हमने मैसेज सिंपल प्रिंट करना है, प्रिंट i is equal to 10। अब आप जैसे एंटर करेंगे इसका रिजल्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको ये प्रिंट करेगा i is equal to 10, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि हमने एल्स कंडीशन इस केस में डिफाइन ही नहीं की है, राइट। अब अगर हमारे पास दूसरा केस है जब हमारे पास एल्स कंडीशन भी है, हमने जो एग्जाम्पल लिया है एग्जाम्पल 2, हमने लिया i इज इक्वल टू 10, फिर उसे चेक किया कंडीशन को, अगर i 10 के बराबर है तो प्रिंट करे i इज इक्वल टू 10, नहीं तो प्रिंट करे i इज नॉट इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम फिर से ट्राई करते हैं एग्जाम्पल 2 के साथ। i इज इक्वल टू 10, i के अंदर हमने 10 वैल्यू डाली। इफ कंडीशन, क्या सिंटेक्स है, ब्रैकेट स्टार्ट, इफ i इक्वल टू 10 कॉलन, एंटर, और टैब इंडेंटेशन के लिए। तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल पर वैल्यू i is equal to 10, एंटर। और अब एल्स लिखना है और एल्स ब्लॉक इफ से बाहर होना चाहिए, तो इसलिए आपका जो कर्सर है यहाँ पर अब एकदम सही जगह, यहाँ पर आप लिखेंगे एल्स के बाद फिर से कॉलन, यानी कि एल्स का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, एंटर। अब आपको फिर से इंडेंट करना है क्योंकि आप एल्स के ब्लॉक में लिखना चाहते हैं, टैब, प्रिंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कि अगर i 10 नहीं है तो कोई मैसेज प्रिंट करे जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम प्रिंट करेंगे i is not equal to 10। ठीक है, एंटर करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि i के अंदर वैल्यू 10 थी तो जो पहली कंडीशन है इफ i is equal to 10, ये इसका रिजल्ट आया ट्रू, और ट्रू होने पर स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होगी, पहले वाली, ये प्रिंट i is equal to 10, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आपका प्रोग्राम
एल्स स्टेटमेंट तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपने कंडीशन डाली है वो सही है, उसका रिजल्ट ट्रू है। और अगर ट्रू आ गया है तो जो भी आपको एक्शन लेने के लिए बोला है उस ब्लॉक में वो इंटरप्रेटर एक्शन लेगा। अब जाते हैं एग्जाम्पल 3 पर। इसमें हमने यह देखने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास कई कंडीशन हो तो हम कैसे हैंडल करेंगे। जैसे आई में अगर हमने 10 डाला है और कंडीशन हमारे पास ऐसी है कि अगर आई 10 से कम है, इफ आई इज लेस देन 10, तो प्रिंट करे आई इज लेस देन 10। एल्स इफ को हम लिखते हैं ELIF, ये एल्स इफ का सिंटेक्स है। एल्स इफ आई अगर 10 से ग्रेटर है, आई इज ग्रेटर देन 10, तो क्या प्रिंट करें आई इज ग्रेटर देन 10। और इसके अलावा अगर कोई भी और कंडीशन हो तो प्रिंट करें आई इज इक्वल टू 10, क्योंकि इसके अलावा यही एक कंडीशन बचेगी कि आई इक्वल टू 10 होगा अगर आई ना तो 10 से कम है और ना ही 10 से ज़्यादा है। तो इस एग्जाम्पल को हम ट्राई करते हैं। फिर से आई इज इक्वल टू 10, इफ कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। अब इस बार हमने क्या कंडीशन लगानी है, हमें चेक करना है आई लेस देन है 10 से या ग्रेटर देन है 10 से, और अगर इन दोनों में से नहीं है तो फिर क्या है। ऐसे केसेस में हम एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इफ आई इज लेस देन 10 कॉलन एंटर, टैब प्रेस कीजिए, प्रिंट आई इज लेस देन 10। अब अगर i ग्रेटर देन 10 है, ये हमें लिखना है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एल्स इफ। और एल्स इफ का सिंटेक्स है ELIF, एल्स इफ ब्रैकेट में i ग्रेटर देन 10 ब्रैकेट बंद, कॉलन एंटर। इंडेंटेशन के लिए हम फिर से टैब दबाएंगे, टैब प्रिंट। हम यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहते हैं कि i ग्रेटर देन 10 है। आप कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। हम लिखेंगे i इज ग्रेटर देन 10। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो क्या करना है, तो हमें लिखना है एल्स, यानी कि अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो उस केस में क्या होगा, थर्ड कंडीशन होगी कि i 10 के बराबर है। तो हम लिखेंगे एल्स कॉलन एंटर, टैब प्रिंट करेंगे i इज इक्वल टू 10। ये हमारा इफ कंडीशन यहाँ पर पूरी हो जाती है। एंटर करेंगे तो रिजल्ट आया i इज इक्वल टू 10। ये कैसे काम करा है इंटरप्रेटर ने, यहाँ पर i के अंदर हमने 10 वैल्यू डाली। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ i इज लेस देन 10, यहाँ पर ये कंडीशन चेक हो रही है। अगर i लेस देन 10 है, क्या i लेस देन 10 है, नहीं, तो इंटरप्रेटर जंप कर जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है एल्स इफ, कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या है। उसके अंदर स्टेटमेंट हमने एक कंडीशन लिखी, इफ i इज ग्रेटर देन 10, ये भी नहीं है तो इंटरप्रेटर इसके ब्लॉक में भी नहीं जाएगा और सीधा जंप कर जाएगा एल्स स्टेटमेंट पर। यानी कि अगर उनमें से कुछ भी नहीं है तो हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, और तब ये इंटरप्रेटर एल्स के ब्लॉक में एंटर करेगा और जो भी स्टेटमेंट आपने वहाँ लिखी हो, हमने यहाँ लिखी थी प्रिंट i इज इक्वल टू 10, और ये आपको कंसोल पे प्रिंट करके दिखाएगा। तो इस तरीके से चलती है इफ एल्स कंडीशंस। तो ये थे पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के कुछ रूल्स। उम्मीद करती हूँ आपने ध्यानपूर्वक सुने होंगे और नोट भी किए होंगे।
अब आप अपने घर पर अपने कंप्यूटर पर इन्हें ट्राई करने की कोशिश कीजिए और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें दिए हुए ईमेल पर लिख भेजिए। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं पिछले 20 वर्षों से एक टेनिस प्रशिक्षक का काम कर रहा हूं और आज मैं आपके समक्ष आया हूं टेनिस की बात करने। इतने वर्षों में जो जानकारियां मुझे प्राप्त हुई है, मैं उन सबको आपके साथ साझा करने आया हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गेम के इतिहास की। क्या है टेनिस का इतिहास? तो टेनिस की शुरुआत हुई थी 12वीं शताब्दी के आसपास फ्रांस में और इसे कहा जाता था जौ डी पाम, मतलब पंजों से खेला जाने वाला एक खेल। और जी हाँ, ये खेल उस वक्त रैकेट से नहीं बल्कि अपने अपने पंजों से खेलते थे लोग, एक गेंद के साथ। फिर 15वीं शताब्दी के आसपास रैकेट का इजाद हुआ। शुरुआती दौर में रैकेट्स बनते थे लकड़ी और भेड़ की आंतों से। सुन के बहुत अजीब लगता होगा आज आपको, लेकिन ये सही है। उसके बाद 16वीं शताब्दी के आसपास ये खेल इंग्लैंड आया और ये काफी प्रचलित होने लगा था उस वक्त तक। तो फिर उस वक्त के इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने पहला जौ डी पाम टूर्नामेंट सन 1740 में कराया। उसके बाद इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे और बढ़ रही थी। फिर सन 1839 में दुनिया चार्ल्स गोडियर के आविष्कारों से परिचित हुई। उन्होंने वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार किया था और इस प्रकार एक टेनिस बॉल का जन्म हुआ जो कि रबर की थी। और फिर सन 1873 में मेजर वॉल्टर विंगफील्ड ने इस गेम को घास पे लाने का काम किया। शुरुआती दौर में ये मिट्टी पे खेला जाता था, मिट्टी से वो इसे घास के मैदान में ले आए, यानी लॉन्स पे ले आए। और उस वक्त उन्होंने इसे नाम दिया स्पास्टिकी। और सन 1877 में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब ने पहली बार विंबलडन का आयोजन किया और इसके पहले संस्करण को जीता स्पेंसर बोर्ड ने। उस वक्त केवल पुरुषों की स्पर्धा होती थी। आइए अब जानते हैं कि इस सदी में क्या क्या रही बिहार के लिए टेनिस की उपलब्धियां। तो सबसे बड़ी उपलब्धि थी सन 2006 में शिल्पी जायसवाल का ब्रिटिश ओपन डेफ टेनिस टूर्नामेंट जीतना जूनियर वर्ग में। ये डेफ टेनिस टूर्नामेंट उन लोगों के लिए होता है जिनको सुनने में परेशानी होती है या जो ठीक से सुन नहीं पाते हैं। और
ये हमारी उम्मीदों से भी परे था कि बिहार की एक लड़की जाके इंग्लैंड में एक टूर्नामेंट जीत जाए टेनिस का। और इस सदी की बिहार की टेनिस की सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक यही रही है। अब आखिर आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी टेनिस की बातें हो गई तो टेनिस का कोर्ट होता कितना बड़ा है, या यूं कहें तो इसे बनाने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता होती है। आइए समझते हैं। ये दो समानांतर रेखाएं जो आप देख रहे हैं, इन्हें सिंगल साइडलाइन कहा जाता है। यह 78 फीट लंबी है और आपस में इनकी दूरी है 27 फीट, जो एक सिंगल्स कोर्ट की चौड़ाई भी है। और अब दो जो रेखाएं आप देख रहे हैं, इन्हें सिंगल्स बेसलाइन कहा जाता है। इनकी लंबाई है 27 फीट, जो एक सिंगल्स कोर्ट की चौड़ाई भी हो जाती है। और अब दो जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये डबल साइडलाइन है। इनकी लंबाई तो 78 फीट ही रहती है। इनकी आपस में दूरी 36 फीट है, जो एक डबल्स कोर्ट की चौड़ाई है। और अपने नज़दीकी साइडलाइन सिंगल्स की जो है, उससे ये 4.5 फीट दूर है। और कोर्ट के एकदम बीच में लगता है नेट, जिससे ये कोर्ट दो बराबर हिस्सों में बंट जाता है, दो विपक्षी खिलाड़ी या दो विपक्षी टीम्स के लिए। और अब दो जो रेखाएं आप देख रहे हैं, इन्हें सर्विस लाइन कहा जाता है। ये नेट से 21 फीट दूर होती है और इनका एक छोर एक सिंगल्स लाइन पे, दूसरा छोर दूसरे सिंगल्स लाइन पे रहता है। और ठीक इनके बीचों बीच सेंटर सर्विस लाइन होती है। और बेसलाइन के ठीक बीचों बीच सेंटर मार्क होता है, जो कि 4 इंच लंबा होता है। और बेसलाइन की चौड़ाई 4 इंच या 2 इंच होती है। आजकल ज़्यादातर जगहों पे ये 4 इंच होती है और बाकी सारी लाइंस की चौड़ाई 2 इंच होती है। डबल साइड लाइन से 3 फीट दूर नेट पोस्ट रहते हैं। जिन खंभों पे नेट बांधा जाता है उसे नेट पोस्ट कहते हैं। इनकी ऊंचाई 3.5 फीट होती है। और सिंगल्स के खेल के लिए सिंगल साइड लाइन से 3 इंच दूर नेट पोस्ट हो सकता है, नहीं तो हर जगह ये अलग अलग नेट पोस्ट लगाना संभव नहीं होता है। इसलिए ठीक उसी जगह पे एक छड़ी लगाई जाती है, उसे सिंगल स्टिक कहा जाता है। और ठीक कोर्ट के बीचों बीच एक सेंटर स्ट्रैप लगाया जाता है, जो कि ठीक नेट के बीच में होता है। इसकी ऊंचाई होती है 3 फीट और यही नेट की भी ऊंचाई कोर्ट के बीच में होती है। और हाँ, याद रखिए, नेट की ऊंचाई किनारों पे 3.5 फीट और बीच में 3 फीट होती है। टेनिस के नियम। ये एक टेनिस कोर्ट है और ये नेट है। इसे 2 लोग या 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं। लेकिन खेलने के लिए जानना जरूरी है कि इसमें अंक कैसे जीते जाते हैं और इसकी स्कोरिंग कैसे होती है। तो पॉइंट शुरू करने के लिए सबसे पहले खिलाड़ी को सर्विस करनी पड़ती है। सर्विस अपने कोर्ट से तिरछे अपोनेंट के कोर्ट में सर्विस बॉक्स में मारा जाता है और एक सर्विस फॉल्ट होने पे एक और सर्विस मिलती है और दोनों सर्विस फॉल्ट होने पे डबल फॉल्ट हो जाता है और पॉइंट विपक्षी खिलाड़ी को चला जाता है। और अगर सर्विस सही गिरे तब फिर पॉइंट आगे चलता है और उसे रैली कहते हैं। और रैली तब तक चलती रहती है जब तक एक खिलाड़ी अपने विपक्षी खिलाड़ी को विवश नहीं कर दे बॉल को कोर्ट के बाहर मारने के लिए या नेट पे मारने के लिए, या एक खिलाड़ी अपने विपक्षी खिलाड़ी को कुछ इस तरह से छकाए कि वो बॉल तक पहुंच ही ना पाए। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 15, 30, 40 और गेम या फिर ड्यूस या एडवांटेज के साथ गेम्स कैसे जीते जाते हैं और गेम्स की स्कोरिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं सेट की। तो एक सेट को जीतने के लिए
आमतौर पे 6 गेम जीते जाते हैं, कम से कम 2 गेम के अंतर से, जैसे कि 6-4। यह अंतर ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि 6-1, 6-2 या 6-3, लेकिन कम से कम 6-4। अगर दोनों खिलाड़ी 5-5 गेम जीत जाएं, तो सेट की सीमा बढ़ाई जाती है और पहले 7 गेम जीतने वाले खिलाड़ी ये सेट जीत जाते हैं। हेलो, मेरा नाम अदम्य विक्रांत है और मैं पटना का रहने वाला हूँ। मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पापा मुझे पहली बार टेनिस खिलाने लेकर के गए, लेकिन तब से लेकर आज तक मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि जितने देर के लिए भी हो सके टेनिस खेल लूँ। मेरे दोस्त भी जो मेरे साथ खेलते आए हैं उन्हें भी कोई झिझक नहीं होती, वो उनको एक बार बोलो वो चले दौड़ते हुए आते हैं इनफैक्ट। और हम सब बहुत पसंद करते हैं ये स्पोर्ट। इसकी वजह ये है कि टेनिस एक ओवरऑल फिटनेस पे वर्क करता है किसी भी बॉडी के, एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स मेंटल फिटनेस, जो कि बहुत सारे स्पोर्ट में आप देखोगे कि कभी कभी फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान होता है और कभी कभी मेंटल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान होता है, बट एक ओवरऑल कंबर्सम workout of the body, including your mind, including every part of your body, including the spirit of fighting, the competitiveness and everything. This sport has a lot to offer. इस sport से हमें एक अलग ही कैरेक्टर मिला है जिसने हमें अपने अलग अलग फील्ड में भी हेल्प करा है, नॉट जस्ट इन द स्पोर्ट इटसेल्फ, बट आज हम कहीं भी जाते हैं तो एक फाइटिंग स्पिरिट होती है हमारे पास, एक कैरेक्टर होता है जो कि हमें कॉन्फिडेंस भी देता है। एंड आज मैं एक लॉयर हूँ, एंड द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव टुडे, द फाइटिंग स्पिरिट दैट आई हैव टुडे हैज अ लॉट टू डू विद टेनिस। और मैं चाहूंगा कि सबको ये स्पोर्ट एक बार समझे, देखे और कोशिश करे और गहराई में जानने की। और ऐसे तो वर्ल्ड लेवल पे काफी पॉपुलर है ये स्पोर्ट, बट पता नहीं क्यों भारत में लोग ज्यादा नहीं जानते इस स्पोर्ट के बारे में। जो जानते भी हैं वो उन्होंने कभी खेलने की कोशिश नहीं करी है। तो मेरा सजेशन आप सबके लिए है कि आप एक बार जरूर स्पोर्ट को ट्राई करें और खुद बताएं। मैं आपको चाहे जितना भी बोलूं, आप एक बार खुद ट्राई करो, आप देखो आपको ये स्पोर्ट कितना पसंद आता है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम अंशुमत श्रीवास्तव है। मैं पटना बिहार से हूँ और मैं आज आप सबको अपनी टेनिस जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं 7 साल का था जब मैंने रैकेट पहली बार उठाया और खेलना शुरू किया। धीरे धीरे ट्रेनिंग के बाद मैंने अंडर 10 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में भाग लेना शुरू किया, जिसमें मैं रनर अप रहा पटना डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद ही मैंने स्टेट टूर्नामेंट्स खेलना शुरू किए ऑल ओवर बिहार, अंडर 10 और अंडर 12 में, जिसमें मुझे थोड़ी सफलता मिली। उसके बाद मैंने ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स खेलना चालू कर दिए, अंडर 12 के और अंडर 14 के। उस बीच में मुझे स्पेन जाने का मौका मिला जब मैं 14 साल का था। 1 महीने के लिए मैं स्पेन गया कुछ और प्लेयर्स के साथ इंडिया के, और वहाँ पे ट्रेनिंग की और फिर वापस आया। जिसके बाद मैंने अंडर 16 और अंडर 18 ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स खेलना शुरू किया। उसके बाद मैंने अपने स्कूल DPS पटना को CBSE जोनल्स में भी रिप्रेजेंट किया, जिसमें हमने सिल्वर जीता और फिर हम नेशनल्स खेले। उसके कुछ दिन बाद ही मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने शुरू कर दिए, अंडर 18 जूनियर टूर्नामेंट्स, जिसके लिए मैं श्रीलंका गया। अब वापस आकर मैंने ना सिर्फ अंडर 18 बट मेंस टूर्नामेंट भी खेलना शुरू कर दिए, जिसमें मैंने पटना में एक मेंस टूर्नामेंट जीता। और उसके बाद ही मैंने प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स खेलने शुरू कर दिए दुनिया भर में, अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि श्रीलंका और US, ये सब कंट्रीज़ में जाके मैंने टूर्नामेंट्स खेले। उसके बाद मुझे ब्रायंट यूनिवर्सिटी से एक टेनिस स्कॉलरशिप मिली, जिसके वजह से मैं यहाँ आ पाया ब्रायंट यूनिवर्सिटी में, जो स्मिथफील्ड रोड आइलैंड में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। और 4 साल से मैं ब्रायंट यूनिवर्सिटी के लिए खेल रहा हूँ और यहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी की। इसी मई में मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की ब्रायंट यूनिवर्सिटी से और ग्रेजुएट हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी टेनिस जर्नी आगे बढ़ते रहे। नमस्ते, मेरा नाम मलिका बख्शा है और मैं पटना बिहार की निवासी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के
के श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज से अपने अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर गई। मेरा दाखिला श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से हुआ। मैं एक टेनिस खिलाड़ी हूँ। मेरी इस सफर की शुरुआत सन 2011 में हुई। आज के समय में कई ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि बच्चे अगर कोई खेल खेलेंगे तो उनका भविष्य खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कई ऐसे बच्चों को जानते हैं जो खेल के माध्यम से अपना नाम कमा रहे हैं, देश के लिए पदक जीते हैं। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है खेल के माध्यम से। मैंने अपने स्कूल सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल और डॉन बॉस्को एकेडमी को ASISC गेम्स में रिप्रेजेंट किया है और अपने कॉलेज की तरफ से भी कई प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम ऋतु भृगुवंशी है। मेरी टेनिस की जर्नी शुरुआत होती है जब मैं 9 साल का था। 9 साल की उम्र में मैंने टेनिस को पहली बार अपनाया। मैंने अपनी स्कूलिंग DPS पटना से पूरी की है। स्कूल के दिनों के दौरान मैंने टेनिस को एज अ हॉबी चालू किया था। उसके बाद मेरी इंटरेस्ट टेनिस की ओर बढ़ती गई। मैंने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित टूर्नामेंट्स खेली, उसमें सफलता प्राप्त की। पिछले 10-12 साल में मैंने कम से कम 200 टूर्नामेंट्स खेली हैं, जिसमें मुझे बहुत सारी टूर्नामेंट में जीत प्राप्त हुई। करीब 30 टूर्नामेंट्स मैंने सिंगल्स में जीती हैं। साल 2013 और 14 में मुझे DPS पटना को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। इस दौरान CBSE जोनल्स में हमें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था। उसके अलावा हम लोगों ने नेशनल्स जो कि इंदौर में आयोजित हुआ था, उसमें टॉप 8 स्कूल्स में हमारी स्कूल को घोषित किया गया था। साल 2015 में मुझे अमेरिका से टेनिस स्कॉलरशिप का ऑफर आया। मैंने अर्स्किन कॉलेज में अपना टेनिस करियर स्टार्ट किया और अकाउंटिंग में बैचलर्स डिग्री प्राप्त की। मैंने साल 2015 से साल 2019 तक 4 साल NCAA कॉलेजिएट टेनिस अमेरिका में खेला। 2019 में ग्रेजुएशन प्राप्त करने के बाद मैंने मास्टर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई अमेरिका में चालू की। अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी हसलम कॉलेज ऑफ बिजनेस से अपना मास्टर्स डिग्री प्राप्त कर रहा हूँ। टेनिस से मुझे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सहायता मिली है। टेनिस आपको केवल खेलना ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन, टीम वर्क, हार्ड वर्क, डेडिकेशन ये सब सिखाता है। इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इस सफर का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स, अपने प्रोफेसर्स, कोचेस, टीचर्स और फ्रेंड्स को देना चाहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सोफिया है। मैं पटना से हूँ। मैं पिछले 9 सालों से टेनिस खेल रही हूँ। मुझे बचपन से ही खेलने का बहुत शौक था, पर मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं पढ़ाई करूँ। सानिया मिर्जा को जब जब टीवी पे खेलते हुए देखती थी, तब तक मुझे भी टेनिस खेलने का मन करता था, पर मेरे पेरेंट्स इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और मैंने इतने सालों में अपनी गेम, अपनी फिटनेस पे बहुत मेहनत की है। अब तक की मेरी हाईएस्ट रैंकिंग इंडिया में 58 और बिहार में 1 रह चुकी है। मैंने खुद के लिए टेनिस में एक मुकाम तय किया है और उसको हासिल करने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। और टेनिस के कई फायदे हैं, जैसे इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होता है, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है और मुश्किल हालात से लड़ने की ताकत मिलती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जरूर एक बार टेनिस खेलेंगे। धन्यवाद। और उम्मीद है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा और दुनिया पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। और इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। माँ, सब्जी सजा दी है, अब स्कूल जाऊं? अरे अभी बोहनी का समय है, आज स्कूल नहीं भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। अरे
चंपा दीदी आओ आओ आओ, बोलो काका तौल दो। तो बहन हमको ना 1 किलो टमाटो और 1 किलो पोटैटो दे दो। टमाटो पोटैटो ये सब हमरा पास ना है। अरे है तो वो का है, टमाटो मतलब आलू और पोटैटो मतलब टमाटर। अरे माँ कितनी बार बताओ, टोमेटो मतलब टमाटर और पोटैटो मतलब आलू। आपकी सोच ही हमारा भविष्य है। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे।